ठीक है, चैप्टर सेकंड है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फो यानी कि दुश्मन भी होते हैं। अब फ्रेंड यानी कि हमारे लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, ठीक है, जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, वो होते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो फो होते हैं। फो, FOE, फो का मतलब होता है एनिमी, यानी कि हमारे शत्रु होते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर सेकंड है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही टिनी होते हैं। टिनी यानी बहुत ही छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल, वेरी टिनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। ठीक है, ये इतने ज्यादा टिनी होते हैं कि इनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। नेक्ड आईज का मतलब है विदाउट माइक्रोस्कोप इनको नहीं देख सकते। ठीक है, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। अब माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, वो जूम करता है, यानी उसकी अगर हम पावर को बढ़ा दें तो वो जो भी उसके नीचे रखा जाएगा ना, उसको बहुत ही मैग्नीफाई करके दिखाता है, मैग्नीफाई करता है, और इससे हमें छोटी से छोटी चीज भी बहुत बड़ी नजर आती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वेरी टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नेक्ड आईज से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ओके। नेक्ड का मतलब होता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये रहते कहाँ हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कहीं भी रह सकते हैं, ठंडे से ठंडे इलाके में, गर्म से गर्म इलाके में, दलदल वाले इलाके में, रेगिस्तान में, हवा में, पानी में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं वो, हर किसी की बॉडी के अंदर होते हैं, फूड में, वाटर में, हर चीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इवन जो आप लोग दही खाते हो, दही में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, दही के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते, वो फ्रेंडली होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। तो देखो इसे, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट। They can live in all kind of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. यानी कि वो all kind, हर तरह के environment में रह सकते हैं। ठीक है, रेंजिंग यानी कि वो आइस से लेकर आइस कोल्ड यानी एकदम बर्फीले क्षेत्र से लेकर के हॉट स्प्रिंग्स तक। हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म गर्म दलदली क्षेत्र, यानी बहुत ज्यादा जो हॉट क्लाइमेट होता है जहाँ पे, वहां पे भी पाए जा सकते हैं। डेजर्ट्स में पाए जा सकते हैं। डेजर्ट्स यानी जहाँ सूखा हो, बिल्कुल सूखा पड़ा हो, जैसे आपने देखा रेगिस्तान जो होता है डेजर्ट, वहां पे सिर्फ सॉइल होती है, कोई मॉइस्चर नहीं होता। और डेजर्ट से लेकर के मार्शी लैंड्स, मार्शी यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, मतलब हर तरह के वो एरियाज में रह सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका कहीं भी पाए जा सकते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो एयर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो वायरस वगैरह है वो एयर में फैला हुआ है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन जब स्नीज करता है, जब छींकता है, तो उसकी बॉडी के जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो एयर में आ जाते हैं। ठीक है, और उसी एयर को जब कोई इनहेल करता है तो उसकी बॉडी में चले जाते हैं।
तो इस तरह एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में, पानी में भी होते हैं, एंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितने ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज बैक्टीरिया, ठीक है, सेकंड इज एल्गी, थर्ड इज प्रोटोजोआ, फोर्थ इज फंगी, एंड फिफ्थ इज वायरस। मैम मैम हाँ बोलो। मैम सेल्स को भी तो हम उससे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो माइक्रो हाँ, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं है? नहीं नहीं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अलग ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये जिंदा रहता है, अलग तरीके से खाता है, पीता है, सरवाइव करता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग चीज है, और जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो अलग चीज है, बट दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी कि दोनों को ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही देख सकते हैं। ठीक है, बस अंतर यह है कि ये देखो ऐसे समझो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसी तरह एक और कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इनकी अपनी अलग लाइफ होती है। ठीक है, बस ये है कि इनमें से कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ हमें बीमारी फैला देते हैं, ठीक है, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, आप लोग एक काम करो, अपनी वीडियोस ऑन करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो या यूं ही बैठे हुए हो। ओनली वीडियो ऑन करनी है, ऑडियो ऑफ रखनी है अपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब बैक्टीरिया के हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत टाइप्स होते हैं अलग अलग, इनकी शेप के आधार पर, यानी इनके शेप के बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे जो जैसा दिखता है, स्पाइरल, स्पाइरल यानी कि सर्कुलर अगर दिखेगा, यानी करली करली यानी गोल गोल अगर दिखेगा तो उसको स्पाइरल बैक्टीरिया कहा जाएगा। जैसे कि इनकी जो बॉडी है ना वो स्पाइरल होती है, यानी एक हम कह सकते हैं मुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्पाइरल शेप की है इसलिए इनको स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड नाम से पता चल रहा है रॉड शेप के होंगे। ठीक है, इस टाइप से होते हैं ये, इनकी अलग अलग शेप है, अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग इनका काम होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के बैक्टीरिया आपको पढ़ने हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, एक और होता है आपका कोकस बोलते हैं, कोकस, वो आपके राउंड होते हैं यानी कि सर्कुलर होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनकी अलग अलग शेप है और अलग अलग उनके नाम हैं। आपको मेनली 2 ही पढ़ने हैं अभी, आपके सिलेबस में इतना ही है। सेकेंड हम बात करते हैं एल्गी की। जो एल्गी होता है, एल्गी आपका, इसकी खास बात होती है कि इसके पास ना क्लोरोफिल होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जो एल्गी होता है, एल्गी के बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज कि ये ना मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं।
एल्गी का एक टाइप होता है, आपने काई सुना होगा, काई बोलते हैं जनरली हम लोग। क्या होता है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर हो और सनलाइट हो, दोनों चीजें अगर प्रेजेंट हो तो वहाँ पे एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं ग्रीन ग्रीन हमारे बाथरूम में या कहीं भी दीवारों पे जो है ग्रीन ग्रीन एल्गी जमा हो जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो मॉइस्ट एरिया में होता है, और वो ग्रीन ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो अपना फूड खुद बना सकता है। ठीक है, तो एल्गी की एक खास बात होती है कि वो अपना फूड खुद बना सकता है। अब एल्गी के दो टाइप्स में पढ़ने हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड सेकेंड इज स्पाइरोगायरा। ठीक है, दोनों में ही जो अभी ग्रीन कलर देख रहे हो ना, वो इनका क्लोरोफिल है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में देखो, ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। आप लोग अभी 8th क्लास के ही चैप्टर 8 में सेल पढ़ोगे, तो सेल में ना, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वही सेम प्रोसेस एल्गीज में होता है। एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, और उस क्लोरोफिल की मदद से वो लोग, मतलब एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी अपना फूड खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, ओके। और इनका ये जो फ्लैजेला देख रहे हो आप, ये जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है, इनको फ्लैजेलम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। एंड आई स्पॉट जो है, इनको आई है देखने के लिए यूज करते हैं, और पायरेनॉइड जो है इसमें इनका फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो इनकी होल स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास की। ठीक है, सेम स्पाइरोगायरा है, दोनों ही एल्गी के टाइप हैं। स्पाइरोगायरा में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, बट शेप में थोड़ा अंतर है इनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। जो प्रोटोजोआ होते हैं आपके, प्रोटोजोआ भी माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी ये सभी माइक्रोस्कोपिक होंगे, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, प्रोटोजोआ में आपने नाम सुना होगा अमीबा, क्लास 7th में जरूर आपने सुना होगा, अमीबा था एक। इसकी एक स्ट्रक्चर, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, सर्कुलर होता है, और ये हर सेकंड में अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, और इनका ये जो आप देख रहे हो, ये जो बाहर को बल्जेस यानी ये जो स्ट्रक्चर है बाहर को निकली हुई, इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोड। स्यूडोपोड, इसमें जो स्यूडो, पी साइलेंट है, इसमें ध्यान रखना। स्यूडोपोड, सिंगल को स्यूडोपोड कहा जाएगा, और प्लूरल इसका जो है स्यूडोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसी के जैसा एक और देखा होगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम बोथ आर प्रोटोजोआ, एंड पैरामीशियम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, फ्लैट सा होता है ये, और इनकी बॉडी पर जो आप ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो बाहर की तरफ, ये जो हेयर्स हैं इनको सीलिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी बॉडी का, क्योंकि ये इनके मूवमेंट में हेल्प कराता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे देखा क्लेमाइडोमोनास था, उनके मूवमेंट में फ्लैजेला हेल्प कराता है, और अमीबा की मूवमेंट में स्यूडोपोड हेल्प कराता है, स्यूडोपोडिया की मदद से वो मूव करता है। इसी तरह पैरामीशियम में ये जो सीलिया है, ये इनके मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। ठीक है, बाकी तो इनके अंदर का बॉडी पार्ट्स हैं। फूड वैक्यूल, फूड स्टोर करता है। एनल, एनल पोर जो आप देख रहे हो, ये एनस की तरह काम करता है, यानी जो इन्होंने फूड खाया है ना उसको एक्सक्रीट करता है। ठीक है, बाकी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इनकी बॉडी के अंदर के जो भी मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर इनकी सेल में प्रेजेंट होता है, वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है,
बाकी ये क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस होते हैं, यानी सेंटर है। न्यूक्लियस क्या काम करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। आपने देखा होगा हर सेल में न्यूक्लियस जरूर होता है। जैसे हम लोगों की बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह अमीबा और पैरामीशियम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस ही इनकी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों प्रोटोजोआ थे। और ध्यान रखना, प्रोटोजोआ जो है ये दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है, यूनि मतलब वन और सेल्युलर मतलब सेल, वन सेल के बने होते हैं। यानी इनकी ये जो पूरी बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी सिंगल सेल है, एक ही सेल है, ये सिंगल सेल है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल्स, कई सारी सेल से बनी है। ठीक है, बट इनकी बॉडी सिंगल सेल होती है, इसलिए इनको यूनिसेल्युलर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगी की। फंगी क्या होते हैं, आपने जनरली देखा होगा ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलिन, तो शायद आपने नहीं देखा होगा। ब्रेड मोल्ड के बारे में मैं बताती हूँ। देखो फंगी भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी ये भी आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और ये जनरली क्या करते हैं, चीज़ों को ना सड़ा देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड होता है या रोटी वगैरह जो होती है, उस पर फंगी ग्रो कर जाता है, और फंगी जब ग्रो करता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन पैचेस लग जाते हैं, यानी ग्रीन ग्रीन धब्बे से लग जाते हैं, उसी को फंगी बोला जाता है। ठीक है, और एक्चुअल में जब इनको हम जूम करके देखते हैं या मैग्नीफाई करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में नजर आते हैं, और ये फंगी ही है। ठीक है, ये एक्चुअल में सिंगल फंगी है, बट ये फंगी का ग्रुप होता है, बहुत सारे फंगी होते हैं, इस पूरे ब्रेड को वो सड़ा देते हैं। ठीक है, देखो फंगी का नाम भी लिखा हुआ है, राइजोपस स्ट्रोलोनर, स्ट्रोलोफर, जो भी लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, ये फंगी का नाम है। ठीक है, तो ये ब्रेड मोल्ड है आपका। नेक्स्ट ये फंगी है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है, इसके बारे में आगे पढ़ोगे। एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को बनाने के लिए ना हम पेनिसिलियम फंगी का यूज करते हैं। तो पेनिसिलियम फंगी जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली है। ठीक है, हमारे एक तरह से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस कुछ इस तरह का दिखता है। ये तीनों ही मेन फंगी है, फंगी के ग्रुप हैं जो आपको पढ़ने आपकी बुक में है और आपके सिलेबस में है। ठीक है, बाकी और भी होते हैं, बड़े लेवल पर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं वायरसेस की। देखो वायरसेस जो है, वायरस ऐसी कैटेगरी है जो पूरी तरह से कंप्लीटली हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, एक्चुअली वायरस का मैंने आपको पहले बताया भी था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था चैप्टर, कि वायरसेस के ऊपर ना ये मतलब कंट्रोवर्सी थी कि ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। एक्चुअल में वायरस जो है ना वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि वायरसेस जो है ना, जब किसी इंसान की बॉडी से या किसी लिविंग बॉडी के बाहर अगर होगा तो वो नॉन लिविंग होगा, लेकिन जब उसे होस्ट मिल जाता है, होस्ट यानी कोई लिविंग बॉडी मिल जाती है रहने के लिए, तो उसकी बॉडी में जा करके वो लिविंग हो जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, बट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ही होता है ये। अब इसके दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस कुछ इस तरह का दिखता है, वायरसेस बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो है ये कोरोना वायरस, ये भी वायरस ही है एक तरह से, उसकी स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरियोफेज। नाम बैक्टीरिया लग रहा है लेकिन ये है वायरस, बैक्टीरिया मत समझना। ठीक है, बैक्टीरियोफेज है।
ये दोनों ही बैक्टीरिया आपके डिजीज कॉजिंग होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, वायरस, दोनों ही आपके डिजीज कॉजिंग वायरसेस होते हैं। तो ये आपकी 5 कैटेगरीज थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फर्स्ट हमने पढ़ा बैक्टीरिया, सेकंड हमने पढ़ा एल्गी, थर्ड था प्रोटोजोआ, ठीक है, फोर्थ था आपका फंगी और फिफ्थ था वायरस, ठीक है। तो ये आपकी 5 कैटेगरी थी। इनके आपको मेन जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं इनको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल हैं, यानी हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है, जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, डिसीज कॉजिंग नहीं है, ठीक है, जिनका यूज़ हम करते हैं डेली लाइफ में या कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाने में। जैसे आपने देखा होगा कर्ड जो होता है, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्ड जो है आपका दही होता है, ठीक है, दही में आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। Curd contain lactobacillus bacteria, which multiplies in milk and convert it into curd. अगर हम थोड़े से मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दें, चाहे आप सिंगल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दो, वो क्या होगा, रात भर में ना मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई यानी अपनी संख्या बढ़ा लेगा और पूरे ही मिल्क को वो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दही में बदल देता है, ठीक है। तो ये काम करता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, यूजफुल होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको खाते भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग चीज एंड पिकल्स। चीज एंड पिकल्स वगैरह बनाने में, उनको स्टोर करने में हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। जनरली होम में तो नहीं, बट फैक्ट्रीज वगैरह में होता है। नेक्स्ट आता है आपका यीस्ट। यीस्ट का नाम सुना होगा। यीस्ट को ना जनरली हम ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं जिनका हमें वॉल्यूम बढ़ाना होता है, यानी जिनको हमें एक तरह से फुलाना होता है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो पहले से पढ़ो। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Such yeast is used in making of bread, pastries and cakes. देखो क्या होता है, जब यीस्ट हम यूज करते हैं, यीस्ट क्या करता है, यीस्ट को रेस्पिरेशन करता है। यीस्ट जब रेस्पिरेशन करता है तो वो CO2 गैस छोड़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो रिलीज करता है रेस्पिरेशन में। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज करते हैं, इसी तरह यीस्ट CO2 गैस रिलीज करता है, और वो CO2 गैस जब रिलीज होती है तो वो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा देती है, उसका साइज बढ़ा देती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हम ज़रा सी मैदा लें, मैदा या कुछ भी, उसमें अगर हम यीस्ट पाउडर डाल दें और कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दें तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वो वॉल्यूम एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट उतना ही है, बस उसमें गैस की मात्रा बढ़ जाती है। और वो गैस कहाँ से आई, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वो यीस्ट रिलीज करता है, ठीक है। तो यीस्ट का यूज़ जनरली हम चीज़ों को फुलाने में यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जो ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में या केक्स वगैरह बनाने में, इनको फुलाने के लिए हम यीस्ट पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है, यीस्ट पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए दोनों यूजफुल हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कमर्शियल लेवल पर, यानी कि बड़ी मात्रा में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ करते हैं, कमर्शियल लेवल पर करते हैं। Yeast is used for commercial production of alcohol, wine and acetic acid on large scale. आपने देखा होगा, मतलब अल्कोहल, वाइन्स ये बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में जो है मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती हैं, तो उसको बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, यीस्ट का यूज़ करते हैं। देखो कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब है
कमर्शियल का मतलब होता है कि जिसको हम मार्केट में जाकर बेचें और उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, यानी हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री में पैसा आए। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं जैसे अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड जो होते हैं, इनको बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड एक्चुअल में हम कह सकते हैं विनेगर जो होता है ना, विनेगर सिरका, वो एसिटिक एसिड से ही बना होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड बनाने में, वाइन बनाने में, अल्कोहल, इनकी भी कई टाइप्स और कई वैरायटीज होती हैं, तो हर किसी को बनाने में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटेशन। पहले फर्मेंटेशन समझो होता क्या है। थर्ड पॉइंट देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि आपकी जो शुगर है, शुगर को हम देखो एक्चुअल में करते क्या है, शुगर में जब यीस्ट ऐड किया जाता है और उसको ना कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, यानी उसको पैक करके सेपरेट रख देते हैं, कई महीनों तक रख देते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। यानी फर्मेंटेशन का मतलब होता है एक तरह से चेंज होना, बदलाव हो जाना। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है शुगर का और वो फाइनली चेंज हो जाती है अल्कोहल में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी शुगर से अल्कोहल में चेंज होना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही हमारे अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फर्मेंटेशन किया जाता है, जितना ज़्यादा चीज़ों को सड़ाया जाता है, चीज़ों को तो नहीं, एक्चुअल में फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो जूसेस होते हैं ना, उनको फर्मेंट किया जाता है। फ्रूट्स के जूस को फर्मेंटेशन किया जाता है और उन्हीं से अल्कोहल आपका बनता है। ठीक है, और ये प्रोसेस सबसे पहले डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी और उस फर्मेंटेशन से ही आज हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी लैब में ट्राई किया था फर्मेंटेशन का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा यूज। ठीक है, यानी तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम करते हैं मेडिसिनल लेवल पर, यानी कि मेडिसिन बनाने में। ठीक है, मेडिसिन बनाने में कैसे, देखो, वो मेडिसिन, द मेडिसिन which kills or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics। यानी कि वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन जो किसी भी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं या उनको किल करती है, यानी उनको मार देती हैं, ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यानी जब हम बीमार पड़ते हैं तो जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो सभी एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहुंचा हुआ है, जिसने हमें बीमार किया हुआ है, डिजीज की हुई है, उसको मारने के लिए हम खाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एंटीबायोटिक्स। ये इस टाइप की सभी टैबलेट्स वगैरह ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। और आजकल nowadays number of antibiotics are produced from bacteria and fungi। बैक्टीरिया और फंगी का यूज करके ही हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके ही हम टैबलेट्स बनाते हैं और एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना, पेनिसिलिन, देखो अभी जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था पेनिसिलियम फंगी, याद होगा आपको, बीच में जो था पेनिसिलियम फंगी से हम पेनिसिलिन बनाते हैं। पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी, यानी इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, बहुत फेमस है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था। सेकंड आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड इज टेट्रासाइक्लिन एंड फोर्थ इज एराइथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये चारों ही आपकी एंटीबायोटिक्स हैं और ये क्या करती है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिसीज कॉजिंग
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, उनको मार देती हैं, ठीक है, और हमें ठीक कर देती हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या है, ये जो टैबलेट्स या कैप्सूल्स होते हैं ना, इनको हम बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और कैसे बनाते हैं, उनको डेड करके ही उनको बनाया जाता है। और जब हम इनको लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के बाद जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मार देती हैं, ठीक है। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखने की है कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कुछ वजह से ही लेते हैं, और उसको लेने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। प्रिकॉशंस बिफोर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। प्रिकॉशंस यानी सावधानियां हमें रखनी चाहिए एंटीबायोटिक्स लेने से पहले, ठीक है। और वो क्या क्या सावधानियां हैं? फर्स्ट इज एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से आपने कोई भी टैबलेट उठा ली, आपको बुखार है तो आपने कोई भी घर की पड़ी हुई मेडिसिन ले ली, ठीक है। जब तक आप डिसीज को ठीक से ट्रीट नहीं कराओगे, उसे चेक नहीं कराओगे, उससे पहले कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी बीमारी हो सकती है, और जब बीमारी में हम गलत दवाई लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है और हमारी तबीयत और बिगड़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वालिफाइड यानी एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है जिसको नॉलेज हो। सेकेंड आता है आपका कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। कभी कभी क्या होता है, जब हम दवाई लेते हैं तो वो कुछ दिन फिक्स कर देता है कि तुम्हें इतने दिन तक दवाई लेनी है, ठीक है। वो हमारी बीमारी को देखते हुए पर्टिकुलर टाइम देता है कि इतने दिन तक तुम्हें दवाई लेनी होगी, तभी ये बीमारी पूरी तरह खत्म होगी। तो उसी को कोर्स कहा जाता है, कोर्स, ठीक है। तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है यानी जो डॉक्टर सलाह देता है, उस कोर्स को हमें कंप्लीट करना चाहिए। यानी जितने दिन तक उसने बोला है ना, उतने दिन तक हमें दवाई लेनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, 2 दिन दवाई लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब 2 दिन में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म नहीं होता, फिर से बीमारी कर देता है, हम फिर बीमार पड़ते हैं, फिर 2 दिन लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो डिजीज है वो बिगड़ जाती है और हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है। तो डॉक्टर जितने दिन तक बोलता है उतने दिन तक दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेकिन इसका देखो नुकसान भी है। डॉक्टर हो सकता है फायदा उठा ले कि वो अपने पैसे के लिए हमें बुलाता रहे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बट मिनिमम डेज तो फिक्स होते ही हैं। बाकी आपको भी फील होता है कि अगर मैं ठीक हूँ, ठीक है, ये डॉक्टर ने जितने दिन बोला है उतने दिन दवाई लेनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है व्हेन योर बॉडी डोंट नीड एंटीबायोटिक डोंट टेक डोज। जब आपको ज़रूरत नहीं है डोज लेने की तो आप एंटीबायोटिक्स ना लें, ठीक है। शौक में या अपनी मर्जी से नहीं लेनी, जब तक ज़रूरत नहीं है मत लो। इट मे किल नेसेसरी बैक्टीरिया इन योर बॉडी। देखो इसका नुकसान क्या होगा, अगर आपने बिना किसी वजह के एंटीबायोटिक्स ले ली तो इसकी वजह से जो आपकी बॉडी में नेसेसरी बैक्टीरियाज हैं, यानी कि जो आपके लिए यूजफुल है, वो बैक्टीरिया आपके मर सकते हैं, या बॉडी में कोई भी आपकी सेल्स वगैरह डेड हो सकती हैं, या कोई भी मतलब मिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको बिना नीड के एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी। और अगर कोई बीमारी है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, चेक कराओ, तब मेडिसिन ले ली। नेक्स्ट आता है आपका एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिंग कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरस। जनरली ऐसा कहते भी हैं कि जुकाम में हमें टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए खांसी जुकाम में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स उस टाइम इफेक्टिव नहीं होती, यानी कोल्ड और फ्लू में काम नहीं करती हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया से होती ही नहीं है।
एक्चुअल में वो होती हैं वायरस से, ठीक है। और वायरस से फैलने वाली बीमारी के लिए हम क्या करते हैं, जनरली कुछ प्रिकॉशंस रखो या फिर वैक्सीनेशन कराया जाता है, ठीक है। तो जनरली छोटा मोटा अगर आपको हल्का फुल्का फ्लू है तो उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेते। एंटीबायोटिक्स वही काम करेगी जो बैक्टीरिया से फैली हुई बीमारी है, ठीक है। बाकी आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी डॉक्टर की सलाह लेनी है, और अगर आप बिना किसी रीज़न के दवाई लेते हो तो आपको हेडेक या स्टमक एक हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस थे, कुछ सावधानियां थी जो आपको एंटीबायोटिक्स लेने से पहले ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। और वैक्सीनेशन यानी आपकी वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, देखो वैक्सीन मैं आपको बताती हूँ। वैक्सीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं और उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करते हैं ताकि बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में अटैक ना कर पाए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, शायद आपको याद हो, टीका लगता था, और वो टीका एक्चुअल में वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन को ही टीका बोलते हैं। उस वैक्सीनेशन में क्या होता था, कुछ आपके जानलेवा बीमारियां होती हैं जैसे पोलियो, ठीक है, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, और भी बहुत सारी हेपेटाइटिस, इस तरह की बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं। उनसे बचाने के लिए ना आपको वैक्सीनेशन किया जाता था। आपकी बॉडी में पहले से ही जो है वैक्सीन डाल दी जाती थी, जिससे आपको वो जिंदगी में वो बीमारी कभी नहीं होगी, ठीक है। जिसने पोलियो की वो 2 बूंद पी है ना, उसको कभी जिंदगी में पोलियो नहीं होगा, ठीक है। तो वही है, when a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader। देखो क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं, बीमार होते क्यों हैं, कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और ये काम हमेशा सेम रहता है, जब भी कोई माइक्रोब एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज बनती है। अब एंटीबॉडीज क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी होती है। सोल्जर यानी कि वो हमारे बॉडी में फाइट करेंगी, एक तरह से लड़ेंगी, वो रक्षा करेंगी हमारी बॉडी की इन्वेडर से। इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमणकारी, एक तरह से जो माइक्रोब हमें बीमार करने आया ना उसको इन्वेडर कहा गया है, यानी जो बाहर से अटैक करता है हमारी बॉडी पे वो इन्वेडर है। और इन्वेडर से फाइट करती है एंटीबॉडीज। तो जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज ही उससे लड़ती है और बीमारी को खत्म करती है, ठीक है। अब क्या होता है, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies, ठीक है। अब देखो क्या है, हम जो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीन के अंदर हम डेड और वीक जो है माइक्रोब मतलब डाल देते हैं। यानी वैक्सीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक्टिव नहीं है, वो डेड होता है। डेड फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और टाइम आने पर जब भी कोई बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो वही जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और वो एंटीबॉडीज उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं और हमें बीमारी से बचा लेती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमने पोलियो की दवा पी है और पोलियो वायरस अगर हमारी बॉडी में आया होगा ना, तो वो हमें बीमार ही नहीं कर पाया होगा, क्योंकि पोलियो वैक्सीन हमने ली है, पोलियो की दवा ली है, और उस टाइम एंटीबॉडीज बनी होंगी हमारी बॉडी में, और उन एंटीबॉडीज ने पोलियो वायरस को भगा दिया होगा और हम आज सुरक्षित हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, टाइम पर वैक्सीन लेने से हमारी बॉडी को बीमारी नहीं होती, ठीक है। और ये बनती है आपकी डेड माइक्रोब से, जिनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस यानी कि हमारी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में डालते हैं,
और फिर द बॉडी फाइट करती है और उस बैक्टीरिया को मार देती है। ठीक है, मारती कैसे है? बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाकर। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एक तरह से सोल्जर है, हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ दो चीजें याद रखनी है आपको। एंटीबॉडीज तो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमारी बॉडी की रक्षा करेंगे। ठीक है, और जो माइक्रोब्स है वो बाहर से एंटर करता है। ठीक है, तो ये दोनों में ही फाइट होता है और हमारी बॉडी सुरक्षित बचती है। एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में बनी है वो हमारी बॉडी में ही रहती हैं, और फ्यूचर में कभी भी अगर वो माइक्रोब दोबारा अटैक करेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर होगी। ठीक है, माइक्रोब से लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडीज इस तरह काम करती हैं और वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और इस तरह हम बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से बच जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वैक्सीन्स हैं, कॉलेरा बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से बोलते हैं शॉर्ट में, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। ये कुछ खतरनाक बीमारियां हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं। तो हम रिस्क क्यों ले अपनी बॉडी के साथ? हम पहले से ही इनके लिए प्रिवेंशन करते हैं, पहले से ही हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं ताकि फ्यूचर में ये कभी बीमारियां हो ही ना। ठीक है, इन बीमारियों के लिए हम इनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बच्चों को, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें 1 साल 2 साल 3 साल की उम्र में ही बहुत तरह के वैक्सीन करा दिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनकी बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो बीमारी से लड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर का नाम आपने सुना होगा। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद तो फिर प्रोड्यूस होने ही लगा। खास बात क्या है स्मॉल पॉक्स के बारे में? देखो, इसका वैक्सीन सबसे पहले बन चुका था, पहले ही बन गया है, तो इसका वैक्सीन पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला। वैक्सीन सबको कराया गया। ठीक है, हर बच्चे को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कराई गई। तो आज जो है स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, और आज ये बीमारी लगभग वर्ल्ड से समाप्त हो चुकी है, यानी पूरे वर्ल्ड में अब रेयरली कहीं होगी, बट ये कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये वैक्सीन के बारे में था। देखो, वैक्सीनेशन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने पहले भी पढ़ा, ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, मेडिसिन में। ठीक है, और वैक्सीनेशन में यहाँ सब हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी।